नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कल से शुरू होगा डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे मिल का शुभारंभ। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा प्रशासन। उधम सिंह नगर किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री का धरना। प्रदेश सरकार पर लगाया धान खरीद में अनदेखी का आरोप। धरने में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटा बीजेपी। डोईवाला में कार्यकर्ताओं ने नए पदाधिकारियों का किया सम्मान। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने की कोशिश। ऋषिकेश में टैक्सी चालक संघ का प्रदर्शन। बाहर से आने वाले प्राइवेट वाहनों पर रोक लगाने की मांग। परिवहन विभाग के दफ्तर के 12 अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नैनीताल हाईकोर्ट में बदहाल हॉस्पिटल मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट। सरकार को 2 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का दिया वक्त। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक जमी बर्फ। 3 दिनों से हो रही बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित। धाम में शीतलहर से तापमान से आई भारी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। श्रीनगर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कार सवार 2 से 3 आतंकियों ने किया हमला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। लोगों पर गोलीबारी कर रहा है पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। श्रीनगर से बड़ी खबर। 26 नवंबर की बरसी पर घाटी में आतंकी हमला हुआ। बता दें कि आतंकी संगठन जैश लश्कर ने कराया बड़ा हमला। आतंकवादी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। और आपको बता दें कि आईजी कश्मीर विजय कुमार मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से। कार सवार 2 से 3 आतंकियों ने हमला किया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। लोगों पर गोलीबारी कर रहा पाक। और आपको बता दें कि पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है हमारी सेना। श्रीनगर से बड़ी खबर। 26 नवंबर की बरसी पर घाटी में आतंकी हमला हुआ। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पर कोरोना के मामले एक बार फिर लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन भी नहीं देखने को मिला। हुए जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना कार्य जो है सत्ता में बैठे लोगों ने क्या है, उसका ही खामियाजा देश के लोग भुगत रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जब टेलीविजन पर अवतरित होते हैं तो 2 बातें बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हर चेहरे पर मास्क होना चाहिए और मास्क के साथ साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए। लेकिन बिहार के चुनाव में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी मंच पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं और सामने हजारों हजार लोग खड़े हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना चेहरों पर मास्क थे, तब प्रधानमंत्री मौन क्यों थे? आज ये कहना कि बढ़ रहा है, प्रकोप बढ़ा है, स्वाभाविक बात है। टेस्टिंग बढ़ाओगे तो प्रकोप बढ़ेगा। इसलिए सरकार को समुचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए और टेस्टिंग जो है लगातार बढ़ाते रहना चाहिए ताकि वास्तविकता पता चल सके। अब जो टेस्टिंग बढ़ा दिए तो वास्तविकता सामने आ रही है। खबर देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2024 में संन्यास लेने की बात कही है, जिसके बाद राजनीतिक कयासबाजी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा भूचाल तो कांग्रेस में आया है, लेकिन सत्ता दल बीजेपी की भी इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनी हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हरदा के इस बयान पर कहा कि कुछ लोग इसे अपनी ही पार्टी पर दबाव बनाने के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग आगामी चुनाव से पहले ही हथियार डालने से जोड़ रहे हैं। बहरहाल हरदा के इस बयान के क्या मायने हैं, ये तो हरदा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और हरीश रावत जी से थोड़ा मेरा अनुभव भी कम है। उनको मुझसे काफी अधिक अनुभव है और इसलिए उन्होंने जो भी बात कही है वो बहुत सोच समझ के कही होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज्यादा सोचा समझा होगा तभी उन्होंने बात कही।
कल से शुरू हो रहा पिराई सत्र किसानों के चेहरे पर खुशी ले आया है, तो वही इस बार दोबारा चीनी मिल प्रशासन ने गन्ना पिराई का 30 लाख कुंटल का लक्ष्य रखा है। इस बार गन्ना किसानों ने अर्ली जाति का गन्ना 90% बोया है, जिससे चीनी मिल के साथ ही गन्ना किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा। चीनी की रिकवरी भी काफी ज्यादा होगी। कल से शुरू हो रही चीनी मिल की तैयारियों के साथ ही गन्ना किसानों ने भी मिल को गन्ना सप्लाई करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। शुगर मिल के तराई सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ तमाम लोग मौजूद रहेंगे। कल पिराई सत्र 20-21 का शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी रहेंगे और पूरे जो हमारे लोग जो राज्य मंत्री के दर्जाधारी हैं सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है और इसमें विशेष रूप से इस बात को हम लोगों को देखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क रहे, सैनिटाइज की व्यवस्था रहे और इसके लिए हम लोग वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी इसी तरह करेंगे। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए वीर सैनिक एवं पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राज्य मंत्री टीडी भूटिया सहित पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। वहीं टीडी भूटिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मुंबई हमले में ताज होटल पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 300 सैनिक एवं पुलिसकर्मी घायल हुए और 174 शहीद हुए थे, जिनको आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मसूरी विधायक गणेश जोशी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दो 2008 को जो ताज होटल पे बॉम्बे पे जो उग्रवादी द्वारा जो हमला किया गया था उसमें हमारे 300 लोग घायल हुए और 174 लोग शहीद हुए हैं। उनके याद में आज उनको याद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और माननीय विधायक जी की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। खबर डोईवाला से, जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी है, जिसके अंतर्गत जिला ओबीसी मोर्चा व यूथ कांग्रेस व प्रदेश ओबीसी मोर्चा में दर्जनों कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाजा गया। डोईवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सरकार द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों पर भी चर्चा की गई। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाकर तमाम कार्यकर्ताओं को समायोजित कर रही है। डोईवाला नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल ने कहा कि डोईवाला के कार्यकर्ताओं पर सरकार और संगठन को बहुत ज्यादा विश्वास है, जिसका परिणाम है कि डोईवाला के सभी कार्यकर्ताओं के बिना भेदभाव के सरकार और संगठन ने जगह मिल रही है। संगठन ने पद दिया है तो उस पर हमें खरा उतरना है, क्योंकि 2022 के चुनाव है और अब ये वर्ष चुनावी दौर रहेगा और मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का। देखो, पार्टी संगठन ने जो हमारे भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारी हैं इन पर एक विश्वास जताया है, इनको एक दायित्व दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस अपेक्षाओं में भाजपा की और पार्टी संगठन की अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी की संगठन की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाएंगे। मुझे संगठन में भारतीय जनता पार्टी संगठन में ओबीसी मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पद है। खबर मंगलौर से, जहां पर विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र भारतीय गणराज्य का संविधान दिवस जो कि बड़े हर्ष और गर्व के साथ मंदसौर अम्बेडकर चौराहे पर मनाया गया। सुबह अम्बेडकर चौराहे पर नगर और जिले के भीम अनुयायी उपस्थित हुए और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संविधान बुक पर भी माल्यार्पण किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा एकत्रित होकर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान को घर घर पहुंचाने और संविधान के अधिकारों को आमजन तक पहुंचाने की शपथ ली गई। वहीं भीम अनुयायियों द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के ऊपर एक गीत गाया गया और नारेबाजी की गई। आज हमारे लिए बहुत ही स्वाभिमान का विषय है कि आज 26 नवंबर 2020 जो है भारत का संविधान का 72वां जन्म।
खबर उधम सिंह नगर से। किसानों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री तिलकराज बहेड़ जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी धान केंद्रों पर खुलेआम किसानों से आवाज वसूली की जा रही है। यही नहीं, धान केंद्र में धान तुलने का काम बंद होने से किसान धान बेचने को धक्के खा रहा है। कांग्रेस के इस धरने से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अधिकारी कार्यालय पर धरने में इसलिए बैठे हैं कि किसान को फसल की कीमत नहीं मिल रही। धान किसान का पड़ा हुआ है, सरकार तोल नहीं रही। कोऑपरेटिव क्षेत्र में सारे कांटे बंद कर दिए। हमारा कहना है कि सहकारिता के क्षेत्र में तत्काल धान की शुरुआत दोबारा से शुरू हो, खरीद की, और धान तोला जाए किसानों का। और जो तोल में भ्रष्टाचार हो रहा है 50 रुपये क्विंटल का, वो बंद हो। और भुगतान जो उसका पेमेंट है वो भी अभी तक नहीं किया जा रहा किसानों को। जो धान खरीदा गया उसका भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, वो भी तत्काल किया जाए। सरकार भुगतान करे, पैसा भेजे और धान की शुरुआत दोबारा से खरीद की शुरू हो। खबर रुद्रपुर से, जहां पर किसानों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री तिलकराज बहेड़ जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित जीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकारी धान केंद्रों पर खुलेआम किसानों से आवाज वसूली की जा रही है। वहीं कांग्रेस के इस धरने में सोशल डिस्टेंसिंग की खूब जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कितने लगेगा? को फसल की कीमत नहीं मिल रही। धान किसान का पड़ा हुआ है, सरकार तोल नहीं रही। कोऑपरेटिव क्षेत्र में सारे कांटे बंद कर दिए। हमारा कहना है कि सहकारिता के क्षेत्र में। खबर सितारगंज से, जहां कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में आयोजित हड़ताल में शामिल होने जा रहे किसानों को नानकपत्ता पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद नाराज किसान मौके पर धरने पर बैठ गए। वहीं किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार किसानों पर काले कृषि कानून थोप रही है और इसको तत्काल वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं एसओ कमलेश भट्ट ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसानों को रोका गया। दिल्ली आ रहे थे हमारे देश के किसान जो संगठन, उनके आह्वान पर दिल्ली सरकार ने जो काले कानून लाए हैं किसान विरोधी, उनके लिए हम वहाँ रोष प्रकट करने जा रहे थे। ये जो केंद्र सरकार है, इसने किसानों की जो अपनी सब जमीन जायदाद है वो अडानी अबानी को दे रहे हैं। मंडियाँ प्राइवेट करके किसान बर्बाद हो रहा है। अभी मंडियों में जो किसान की बर्बादी हो रही है। ये किसान जो हम हैं, हम दिल्ली जाने जा रहे हैं। हमको प्रशासन जहाँ जबरदस्ती रोक रहा है। दिल्ली जा रहे थे क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। इनको हमने समझाया कि इस समय दिल्ली में जाना ठीक नहीं है। इनका ये कहना था कि हमारा जो धान की तुलाई आजकल नहीं हो रही है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि हम SMI से वार्ता करके आपकी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। आज जहां पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा हड़ताल व धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वही इसका असर नैनीताल में भी देखने को मिला। आशा कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए आशाओं की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसके बाद से ही आशाओं को विभिन्न सर्वे और अन्य कामों का बोझ लगातार झेलना पड़ रहा है। दिक्कत की बात तो यह है कि काम तो आशाओं से लिया जा रहा है, किंतु उनका उचित भुगतान नहीं किया जा रहा। आशाओं का साफ साफ कहना है कि अलग अलग कामों का छुटपुट पैसा देने के बजाय आशाओं की मासिक वेतन फिक्स किया जाना चाहिए और इन समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने पर आशा कार्यकर्ताओं को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे मजदूर यूनियनें जो बन रही हैं उस पर भी सरकार ने खतरा पैदा कर दिया है और हमको अपने अधिकारों के लिए बोलने का भी अधिकार ये सरकार नहीं दे रही है। और जब भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, मानदेय की जो बात कर रहे हैं वो मानदेय तो ये नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम जो रोज़ का है वो बढ़ता जा रहा है। पल्स पोलियो देखिए, पल्स पोलियो में 100 रुपया दिन का मिलता है। हमें 15 साल हम काम करते करते हो गए, तब से आज तक वो 100 रुपया ही 15 साल में दिया है इन्होंने। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हासिल होंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से है। जिले में तैनात एडीएम जगदीश कांडपार के विरोध में नगर पालिका परिषद में 7वें दिन भी धरना जारी रहा और धरना स्थल पर शिक्षा पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन अब पूरे जिले में फैलने जा रहा है क्योंकि हर बालिकाओं को जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता। वहीं धरना स्थल पर पूर्व बालिका अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद और फल यूनियन के सदस्यों ने भी पहुंचकर अपना समर्थन दिया। बता दें कि नगर पालिका बोर्ड विकास कार्य करवाना चाहता है लेकिन प्रशासन के लोग उसे रोक रहे हैं। गांव क्षेत्र के लोग भी आंदोलन में पहुंचकर अपना जन समर्थन दे रहे हैं। आज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं पिछले विगत 7 दिनों से, तो हम इनके अपना समर्थन देने यहाँ पहुंचे हैं और हम मांग करते हैं प्रशासन से भी, सरकार से भी कि इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करा जाए और जो अधिकारी हठधर्मिता दिखाते हुए जो नगर पालिका को प्रत्याशित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर रोक लगे, अंकुश लगे, ऐसा हमारा मांग है। कि हमारे इस आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है सारे जिले से। हमारे जो पालिका अध्यक्ष हैं वो लोग भी मेरे को समर्थन देने यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि जो है कि लगभग सभी पालिकाओं की यही स्थिति है, अधिकारी लोग हमको काम नहीं करने देना चाह रहे। हम बहुत सारे वादे करके आते हैं और वादों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम लोगों की जवाबदेही है और हम जनता के आगे क्या जवाब देंगे। और ये धीरे धीरे आंदोलन अब ये जो प्रशासन है ये इसको हल्के में ले रहा है और ये आंदोलन धीरे धीरे अब जन आंदोलन बन गया। आप देख रहे होंगे जनता के लोग भी इस आंदोलन में आने लगे हैं और अब ये पूरी तरीके से आप ये मान लीजिए कि अगर प्रशासन ने सुध नहीं ली तो ये पूरे जिले में आग की तरह फैलने वाला है। खबर नैनीताल से है जहां पर केंद्रीय कर्मचारी महासंघ नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय के संयुक्त आह्वान पर जहां देश भर में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी संघ 1 दिवसीय हड़ताल में हैं, तो वहीं नैनीताल में डाककर्मी अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डाककर्मियों का कहना है कि डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह में लागू करने के साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हमारी प्रमुख मांगे हैं जैसे कि मेन जो है एनपीएस जो है नई पेंशन योजना उसको बंद करने के लिए और पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। दूसरा ये डीए पे जो रोक लगी है उसको तुरंत लागू करने के लिए और हमारी बहुत सी पोस्ट ऐसी हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है तो उनको भी बंद करने के लिए, साथ में 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए और 5 दिन का कार्यकाल हमारे डाकघरों में लागू करने के लिए। तो आज जो हम ये हड़ताल कर रहे हैं, हमने हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें ऊपर से ज्ञापन दे रहा है और यदि हमारी ये मांगे अभी भी पूरी नहीं होती तो हम फिर इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य। ऋषिकेश टैक्सी चालक संघ ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को बाहर से आने वाले प्राइवेट वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि कोरोना काल के चलते टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ रखा है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा बाहर से आने वाले प्राइवेट वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, महज उनका चालान करके छोड़ दिया जाता है, जिससे स्थानीय टैक्सी चालकों के सामने काम की दिक्कतें आ रही। कठोर कार्रवाई नहीं करी, आज चलान करा वो फिर डकामारी में लिप्त हो गए। यहाँ एआरटीओ के पास आए थे और अपना आक्रोश व्यक्त करने कि यदि प्राइवेट वाहनों का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उस पर रोक न लगी और जो बाहर की प्रांतों की बसें चल रही है उन पर रोक न लगी और जो 2 व्हीलर से यात्रा ढोने का काम किया जा रहा है इस पर रोक न लगी और परिवहन माफिया को शहर की सीमा से बाहर ना खदेड़ा तो हम शीघ्र ही एक वृहद आंदोलन परिवहन विभाग के खिलाफ चलाने को मजबूर होंगे, जिसमें किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी।
खबर मंगलौर से बढ़ने के साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार व स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित हो गया है। दिल्ली व अन्य राज्यों में कोरोना के बुरे हालात होने के बाद प्रदेश की सीमाओं पर फिर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में रोजाना हजारों की संख्या में यात्री प्रवेश कर रहे हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्तराखंड सीमा पर तैनात की गई है। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा सके, लेकिन उत्तराखंड की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम केवल खानापूर्ति ही करती नजर आ रही है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों की कोरोना टेस्ट सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक किया जा रहा है। उसके बाद बिना किसी जांच के ही यात्री उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस वक्त हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं, जो कि NH58 राजमार्ग है। यहाँ नारसन बॉर्डर पर बाहर से आने वालों के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नारसन बॉर्डर है, ये दिल्ली से रोड आ रहा है और जो यात्री आ रहे हैं वो दिल्ली से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ उनका कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। और ये टेस्ट जो है 10 बजे से 2 बजे तक ही हो रहे हैं। आज भी करीब 260 के करीब टेस्ट हुए हैं, लेकिन अब जो यहाँ जो मेडिकल टीम है इस वक्त मौजूद नहीं है। 2 बजे तक ही यहाँ टेस्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है और उसको रोकने के लिए प्रशासन भी अपना पूरे कदम उठा रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उधम सिंह नगर के किक्षा में बीती 13 नवंबर को किन्नर से हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने लूटे आधा किलो चांदी, 6 तोला सोना सहित 77,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने मामले का खुलासा किया और वहीं एसएसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2,500 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। दो लोग पकड़े गए हैं, शादाब है, शारिक है, मई मोटरसाइकिल के। इनसे इन्होंने जो घटना कारित की थी उसमें 55 तोला लगभग सोना, 6 तोला चांदी, 55 तोला चांदी, 6 तोला सोना और उसमें 77,000 रुपये कैश। उसके साथ जो है जो 2 मोबाइल फ़ोन इन्होंने उसमें बैग में रखा था, वो उसमें कुछ वोटर ID और कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये बरामद हुए हैं। और जो पूछताछ करने पर जानकारी इतनी ही सामान की गई है, जाने की जानकारी मिली थी। लगभग जो है लगभग सामान मिल गए हैं और हम जानकारी कर रहे हैं कि कोई और सामान तो नहीं कहता, इसका हम तहकीकात कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां महानगर सिटी बस के अध्यक्ष विजयवर्धन दंडरियाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जिसको लेकर उप परिवहन आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। विजयवर्धन का कहना है कि सुधांशु गर्ग विवादों से तो चोरी दामन का साथ रहा है, जिसके चलते उनके वर्तमान में किए गए कार्यों पर राज्य सरकार से अपील की गई है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा भी जो है पत्र के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी को दिया गया है आदेश कि इसमें जांच होनी चाहिए। और परिवहन मंत्री जी द्वारा जो है परिवहन कमिश्नर को जो है जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनको आदेश दिया गया है कि आप इस मामले में जांच करें। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा भी मुझे जो पत्र नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं वो धरातल पे तब उतरेगी जब इन अधिकारी पे जो इतने संगीन आरोप हमारे द्वारा लगाए गए हैं और ये लिखित प्रमाण है, अगर इन्हें पदमुक्त नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि इस अधिकारी को विभाग द्वारा और शासन द्वारा जो है बचाया जाए। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।